हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए सोशल फार्मेसी का टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, जिसका कि एक लेक्चर नंबर 4 है और एक लेक्चर आएगा और ये चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सारे लेक्चर्स को जरूर पढ़ रहे होंगे एमसीक्यू को कवर करने के लिए। इसी तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट का ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट में या फोल्डर में देखने को मिलेगा सारी वीडियोस। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आज के क्लास का है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन है आप सभी लोग के लिए, व्हाट इज द टर्म फॉर द साइकिल यूज्ड टू स्टडी ह्यूमन पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी के लिए किस साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है? पॉपुलेशन साइकिल है ना। पॉपुलेशन की स्टडी करने के लिए ध्यान रखना, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन की स्टडी करने के लिए कौन सा साइकिल? तो डेमोग्राफिक साइकिल। यस, ये जो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन अगर बोलेगा, ध्यान रखना, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन मतलब क्या होता है सर? मानव जनसंख्या। मानव जनसंख्या के अध्ययन को हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। एंड डेमोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को डेमोग्राफी कहते हैं। एंड डेमोग्राफी में कितने साइकिल होता है बताओ? डेमोग्राफी ये जो जिस साइकिल का इस्तेमाल करते हैं ये डेमोग्राफिक साइकिल, यानी पॉपुलेशन की स्टडी करने के लिए एक चक्र का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होता है। एंड डेमोग्राफिक साइकिल में कितने स्टेजेज होता है? तो टोटल 5 स्टेज। टोटल कितने स्टेज होता है? 5 स्टेज होता है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे, मैं दिखाऊंगा, है ना, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डेमोग्राफिक साइकिल में टोटल कितने स्टेज होते हैं? 5 स्टेज होते हैं। तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बताओ ह्यूमन पॉपुलेशन के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। एंड उस साइकिल का इस्तेमाल, जो साइकिल यूज किया जाता है, डेमोग्राफिक साइकिल। वेरी गुड, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर आपका प्रॉपर अच्छे तरीके से। डेमोग्राफी क्या होता है? डेमोग्राफी वाइटल डिसिप्लिन है जो डील करता है स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। मानव जनसंख्या के अध्ययन को हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेकेंड स्टेज? व्हाट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक साइकिल? डेमोग्राफिक साइकिल का सेकेंड स्टेज क्या कहलाता है? इसके लिए आपको 5 स्टेज का नाम पता होना चाहिए। चलो मैं बताता हूं। सबसे पहला स्टेज, डेमोग्राफिक साइकिल में टोटल कितने स्टेज होते हैं सर? 5 स्टेज। 5 स्टेज एग्जाम में अगर लिखने आएगा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में, तो ये वाला चार्ट जरूर बनाना। पहला स्टेज होता है हाई स्टेशनरी। दूसरा स्टेज होता है अर्ली एक्सपेंडिंग। तीसरा होता है सर लेट एक्सपेंडिंग। इंडिया अभी फिलहाल इसी स्टेज में है, हमारा भारत देश इसी स्थिति में है, डेमोग्राफिक साइकिल के इसी स्थिति में है इंडिया। लो स्टेशनरी स्टेज, ठीक है। फिर है डिक्लाइनिंग स्टेज, फिर उसके बाद इस तरीके से होता है, ठीक है। ये टोटल 5 है, 2, 3 एंड 4 और 5 डिक्लाइनिंग स्टेज होता है। टोटल 5 स्टेज है, ठीक है सर। याद रखने का तरीका क्या है सर? चलो सबसे पहले क्या होता है सर? हाई स्टेशनरी, ये तो हम लोग को पता है। हाँ, पहले तो 5 को लिख दो, 1 2 3 4 5, 5 लिख दो। पहला का सबसे पहले होता है हाई स्टेशनरी, पहला तो सबको पता होता है। एंड 5वां होता है डिक्लाइनिंग, ये याद रख लेना। 5वां होता है घटने वाला, यहाँ घटता है, ठीक है, डिक्लाइनिंग। एंड चौथा होता है, पहला का जस्ट उल्टा होता है चौथा, तो लो स्टेशनरी। एंड दूसरा 2 3 जो होता है एक्सपेंडिंग। तो 2 नंबर शुरुआत में आ रहा है तो अर्ली एक्सपेंडिंग एंड लेट एक्सपेंडिंग, है कि नहीं? हाँ, इस तरीके से आपका चलता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? सेकेंड स्टेज कौन सा होता है? तो पहला क्या था? हाई स्टेशनरी। हाँ, उसका चौथा, पहला का अपोजिट कौन सा है? चौथा कौन सा हो जाएगा? लो स्टेशनरी। 5वां डिक्लाइनिंग। तो ये तीनों में से तो कोई नहीं होगा। हाँ, या तो अर्ली या तो लेट एक्सपेंडिंग। तो दूसरा में अर्ली एक्सपेंडिंग, यानी C नंबर ऑप्शन सही होगा। ये 5 स्टेज को याद कर लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम काफी बार पूछा हुआ है। अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, अर्ली एक्सपेंडिंग। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? लेट एक्सपेंडिंग। हमारा भारत देश किस स्थिति में है? तो तीसरे नंबर के स्टेज में है, लेट एक्सपेंडिंग में, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट कैरेक्टराइज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल? पहला स्टेज जो है डेमोग्राफिक साइकिल हाई स्टेशनरी, उसमें क्या होता है? तो हाई स्टेशनरी में नाम ही है हाई, यानी हाई बर्थ रेट भी हाई रहेगा, डेथ रेट भी हाई रहेगा, लेकिन फिर भी चूंकि दोनों हाई है तो ओवरऑल रिमेन्स कांस्टेंट। पॉपुलेशन फिर भी, अगर मान लो डेली 1000 आदमी जन्म भी ले रहा है, 1000 आदमी मर भी रहा है, माने बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा है, मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोनों समान है।
तो वो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, स्टेशनरी यानी एक समान रह जाएगा। यही होता है फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज क्या हो जाएगा, हाई स्टेशनरी में हाई हाई सब कुछ होता है। हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, नो। हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, यस। हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, दोनों चीज हाई होता है, तो वो हो जाएगा आंसर फर्स्ट स्टेज का। फिर है व्हाट इज द फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज क्या होता है साइकिल का, तो फोर्थ स्टेज याद करो, हमने बताया था पहला तो होता है हाई स्टेशनरी, हाँ, तो पहला का जस्ट अपोजिट होता है चौथा, और चौथा अपोजिट क्या होगा, हाई को लो कहेंगे तो लो स्टेशनरी, तो लो स्टेशनरी यहाँ पे चौथा हो जाएगा, देखो है ना, लो स्टेशनरी स्टेज। अच्छा, डिक्लाइनिंग क्या होगा, पांचवें में घटने लगता है यानी डिक्लाइनिंग, ठीक है। और अर्ली एक्सपेंडिंग दूसरा, लेट एक्सपेंडिंग तीसरा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट है व्हाट इज द फिफ्थ स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल कॉल्ड। डेमोग्राफिक साइकिल के पांचवें स्टेज को क्या कहते हैं, तो मैंने काफी देखो, डेमोग्राफिक साइकिल काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए तरह तरह के सवाल बने हुए हैं। बताओ भैया डेमोग्राफिक साइकिल का पांचवा स्टेज क्या कहलाएगा, तो फिफ्थ स्टेज क्या कहलाएगा आपका, फिफ्थ स्टेज आपका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर है, डिक्लाइनिंग यानी लास्ट वाला। ये जो डिक्लाइनिंग स्टेज है ये आपका फिफ्थ स्टेज कहलाएगा। ये जो डिक्लाइनिंग स्टेज है ये आपका फिफ्थ स्टेज कहलाएगा, ये आपका फिफ्थ स्टेज कहलाएगा, ठीक है। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आ रहा है ना। अच्छा, हैंड राइज को ऑफ नहीं किया हुआ है ना, हैंड राइज को ऑफ कर देते हैं। चलो, हैंड राइज ऑन था इस वजह से शायद आ रहा था। चलिए, तो हैंड राइज की वजह से आ रहा था। अब चलो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन क्या होता है भैया, तो बांझपन, यानी कि आप कह सकते हो इसको, बांझपन नहीं मतलब कंट्रासेप्शन मतलब होता है कि वो विधि, दो चीज होता है, एक होता है कंसेप्शन, एक होता है कंसेप्शन और एक होता है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जैसे कॉन्डम वगैरह, जिससे प्रेगनेंसी ना हो, प्रेगनेंसी ना हो। और यहाँ पूछ रहे हैं परमानेंट, परमानेंट तो ये सर्जिकल मेथड होता है। सर्जिकल मतलब क्या, सर्जरी करवा लो, जैसे मेल में वेसेक्टमी एंड फीमेल में ट्यूबेक्टमी। सवाल क्या है, सवाल है परमानेंट मेथड पूछ रहा है, तो हार्मोनल इम्प्लांट तो परमानेंट नहीं है, हार्मोन निकलवा दोगे। वेसेक्टमी, यस, ये वेसेक्टमी जो होता है वो आपका परमानेंट होता है। किसके लिए, है ना, किसके लिए बताओ। अच्छा एक सेकेंड, वॉइस की प्रॉब्लम आ गई, टेक 1 सेकेंड, वॉइस की प्रॉब्लम आ गई। हेलो जी, हेलो हेलो, अभी वॉइस है, हेलो 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 हेलो। अच्छा, हेलो 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 हेलो, अभी वॉइस कैसी जा रही है, देखिए तो, अभी वॉइस सही जा रही है, देखो अभी वॉइस सही जा रही है तो बताइए। हेलो 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 हेलो, हाँ सही है, परफेक्ट है, परफेक्ट, ओके। चलो कोई बात नहीं, होता है कई बार वॉइस इशूज हो जाती है। तो परमानेंट मेथड अगर कोई बोले, परमानेंट मेथड बोले तो याद रखना ये तो वेसेक्टमी होता है। देखो परमानेंट यानी उसी को टर्मिनल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। टर्मिनल मेथड जो कंट्रासेप्शन का है, जिसको सर्जिकल मेथड भी कहते हैं परमानेंटली। एक बार नसबंदी करा लोगे तो थोड़ी, नसबंदी कराने पर एक रेडियो या 1500 रुपया मिलता है, जिसको कराना हो बताइएगा। मेल्स में ये वेसेक्टमी कहलाता है, क्यों, क्योंकि जो ये वैस डिफरेंस नाम का डक्ट होता है इसको काट करके बांध दिया जाता है। बहुत सस्ता सर्जरी होता है, बहुत टाइम भी नहीं लगता, 15 मिनट में तैयार हो जाता है आदमी, है ना, खड़े खड़े काट के खेल खत्म कर देगा, जिंदगी नाच देगा, है ना है कि नहीं। हाँ, फीमेल में ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, फीमेल में इसको ट्यूबेक्टमी कहते हैं, फीमेल में इसको ट्यूबेक्टमी यानी फेलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है, फीमेल में ट्यूबेक्टमी होता है, ठीक है। हाँ, दिस सर्जरी ब्लॉक्स द ट्रांसपोर्ट, क्या बोला, दिस सर्जरी, इस सर्जरी से क्या होता है, गैमीट का जो ट्रांसपोर्ट है वो रोक दिया जाता है, गैमीट का रास्ता को, गैमीट मतलब ओवम और स्पर्म, जैसे यहाँ से स्पर्म जाता तो स्पर्म के रास्ता को रोक दिया, ये यहाँ से ओवम जाता तो ओवम के रास्ता को रोक दिया, राइट। हाँ, तो मेल में होता है तो वेसेक्टमी, फीमेल में होता है तो ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी में क्या काटा जाता है, फेलोपियन ट्यूब,
सर एमसीक्यू का फोल्डर नहीं मिल रहा है। एमसीक्यू का फोल्डर क्या, क्रैश कोर्स वाले फोल्डर में जाइए और सोशल फार्मेसी इंपॉर्टेंट, मतलब सोशल फार्मेसी के फोल्डर में जाइए, नीचे में दिख जाएगा सोशल फार्मेटी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वहां पर सब पीडीएफ वगैरह वीडियो वगैरह सब मिल रहा है। यहाँ फेलोपियन ट्यूब काटा जाता है, यहाँ वेसेक्टमी का, यहाँ वास डिफरेंस काटा जाता है। अच्छा आईयूडी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए तो। आईयूडी का फुल फॉर्म इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जिसमें कि आपके कॉपर टी, लिप्स लूप ये सब आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसमें कौन सा नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, नेचुरल, कैलेंडर मेथड, कॉन्डोम, आईयूडी या इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बताइए इसमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है, तो कॉन्डोम मैकेनिकल है भैया, बैरियर मेथड है, कहीं ना कहीं नेचुरल तो है नहीं, आईयूडी भी नेचुरल नहीं है, इंजेक्टेबल भी नेचुरल नहीं है। ये जो कैलेंडर मेथड होता है, यानी कि भैया 10 से 17 दिन के बीच पेशेंट से, मतलब पेशेंट क्या, अपनी पत्नी से दूर रहो भैया, पार्टनर से दूर रहो, उससे संबंध मत बनाओ, क्योंकि वहां पर ओव्यूलेशन का ज्यादा चांसेस है ना। हाँ, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैरियर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। बैरियर मेथड, बैरियर करने का काम कौन करता है, ये जो कॉन्डोम्स है ये बैरियर मेथड में आता है, कॉन्डोम है ना, ये जो कंडोम है ये बैरियर मेथड में आता है। कैसे, तो ये देखो आपका पेनिस है, ये आपका पेनिस है, पेनिस के ऊपर क्या आपका क्या लगाया जाता है, तो कॉन्डम लगाया जाता है। तो कॉन्डम ये किस तरीके से काम करता है, बैरियर की तरह है ना, बैरियर की तरह। और कॉन्डम आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, क्यों, क्योंकि प्रेगनेंसी से तो बचाता है, साथ ही साथ एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाता है, इन्फेक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये आपका क्या है ना, बैरियर मेथड में आता है, ठीक है। चलो, व्हाट इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कॉपर आयोडी। कॉपर आयोडी का मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि कॉपर आयोडी, कॉपर रिलीजिंग जो आईयूडी है, यानी आईयूडी का मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ऐसे होते हैं आईयूडी। देखो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, एक होता है हार्मोनल आईयूडी, एक होता है कॉपर। तो कॉपर वाला कॉपर रिलीज करता है, इसका लगभग अगर एक बार लगा लिया 3 से 5 साल तक आपको निश्चिंत रहते हैं। फिर हार्मोनल आईयूडी में 5 से 10 साल तक ये इस तरीके से आता है, और यहाँ पर म्यूकस के लेयर को थिक कर देता है, जिससे कि स्पर्म अंदर की ओर नहीं जा पाता है, ठीक है। हाँ, तो ये कॉपर टी रिलीज करता है कॉपर आयन। कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी को कम करता है, स्पर्म को मोटिलिटी कम करता है। सप्रेस ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। कॉपर रिलीजिंग आयोडी जो होता है, कॉपर क्या है, स्पर्म का दुश्मन है, स्पर्म को मारने का काम करता है। तो क्या कह रहा है, थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, ऐसा नहीं है। इनहिबिटिंग ऑफ स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन, यस। आपका ये क्या करता है, बताओ आंसर, स्पर्म की मोटिलिटी को इनहिबिट करता है, यानी स्पर्म मूव नहीं कर पाएगा। एंड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को भी रोकता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। सी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू स्पर्मिसाइडल क्रीम्स हेल्प टू डू। बताइए स्पर्मिसाइडल क्रीम क्या करता है, स्पर्मिसाइडल क्रीम, ऐसे क्रीम आते हैं जो कि स्पर्म को मारने वाला, देखो साइडल वर्ड मतलब होता है मारना, जैसे सुसाइड, खुद को मार देना, स्पर्मिसाइडल स्पर्म को मारने वाला क्रीम। तो ये क्रीम कहाँ लगाया जाता है, पेनिस पर ना भाई, इसके वजाइना के अराउंड में लगा लिया जाता है, बिफोर इंटरकोर्स, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये स्पर्मिसाइडल क्रीम, ये जो स्पर्मिसाइडल क्रीम होता है ये किस चीज से आपको बचाता है ना, बताओ। प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से लेना देना क्या भैया, डिस्ट्रॉय स्पर्म, यस, स्पर्म को डिस्ट्रॉय करेगा, ये स्पर्म को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है ना। व्हाट डू मेडिकेटेड आयोडीज रिलीज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। मेडिकेटेड आयोडी क्या रिलीज करता है, एक होता है नॉन मेडिकेटेड और एक होता है मेडिकेटेड। मेडिकेटेड आयोडी या तो हार्मोन रिलीज करता है या तो कॉपर रिलीज करता है, याद रखना है ना। तो मेडिकेटेड आयोडी यानी कि ऐसा आयोडी यानी इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो कि या तो हार्मोन रिलीज करे या तो कॉपर रिलीज करे। कॉपर रिलीज करने वाले को सेकेंड जनरेशन, हार्मोन रिलीज करने वाले को थर्ड जनरेशन, और नॉन मेडिकेटेड सिर्फ ऐसे मेटल टाइप का चीज रहता था तो वो होता था क्या कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो कॉपर और हार्मोन ये दोनों रिलीज होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, चाइल्ड हेल्थ इंक्लूड द केयर ऑफ चिल्ड्रन अप टू व्हाट एज। यानी चाइल्ड हेल्थ में है ना, चाइल्ड हेल्थ के केयर में, जैसे चाइल्ड हेल्थ को बच्चों का जो हेल्थ रखा जाता है वो किस एज तक के बच्चों का हेल्थ को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, 2 साल के बच्चों को, 3 साल के बच्चों को, 5 साल के बच्चों को या 10 साल के बच्चों तक। तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा 5 ईयर्स। छोटे बच्चे 5 साल से छोटे बच्चों को चाइल्ड हेल्थ केयर में रखा जाता है, ठीक है। व्हाट हार्मोन्स आर कंबाइंड इन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं
है ना, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं जो प्रेगनेंसी नहीं होने देता है, उसमें कौन सी हार्मोन्स का कंबाइंड है, कौन सा हार्मोन कंबाइंड में रहता है? तो एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्या? एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन, वेरी गुड। एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन क्या है? एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों कंबाइंड होता है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव में, ठीक है, वेरी गुड। आ जाएगा आंसर 13 का बी। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड मेंस्ट्रुअल एंड चाइल्ड हेल्थ, है ना, एमसीएच सर्विस इन 1976। बताओ किसके द्वारा, है ना, विच ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एमसीएच सर्विस 1976 में किसने लाया? तो डब्ल्यूएचओ, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ब्रेस्ट फीडिंग इज बेनिफिशियल फॉर, ब्रेस्ट फीडिंग किससे बेनिफिशियल है, यानी स्तनपान जो महिलाएं करवाती हैं अपने बच्चों को, क्या सिर्फ इन्फेंट के लिए अच्छा है या मदर्स के लिए, या तो दोनों के लिए, या तो नाइदर, किसके लिए नहीं? तो याद रखना दोनों के लिए, माँ के लिए भी और बच्चों के लिए भी, ठीक है ना। माँ के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि माँ के अंदर जो यूट्रस नीचे गिर जाता है ना डिलीवरी के दौरान, तो वो सही से पोजीशन में आता है ना, बच्चे को स्तनपान कराने से जल्दी आता है एंड बच्चे को प्रॉपर एंटीबॉडी वगैरह मिलती है। एंड माँ का जो पहला दूध होता है कोलेस्ट्रम कहलाता है, फर्स्ट वीक का दूध क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम। एंड आप लोगों से सवाल है, कोलेस्ट्रम में जो गाढ़ा पीला रंग का दूध होता है उसमें कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है? तो उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है, ठीक है। चलो व्हाट इज कोलेस्ट्रम, देखो अगेन क्वेश्चन ही वही हो गया, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है बताओ, सवाल है आप लोगों से, व्हाट इज कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम क्या होता है? मिल्क सिक्रीटेड ड्यूरिंग सेकेंड वीक आफ्टर डिलीवरी, या तो मिल्क सिक्रीटेड ड्यूरिंग फर्स्ट वीक आफ्टर डिलीवरी, मिल्क सिक्रीटेड 6 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी। तो फर्स्ट वीक, है ना, जो पहले सप्ताह का दूध होता है वो आपका डिलीवरी के बाद वो आपका क्या होता है? कोलेस्ट्रम। जैसे देखो ये स्टार्टिंग के 7 डेज, स्टार्टिंग के 6 दिन का दूध हल्का गाढ़ा पीला रंग का होता है जिसमें आपका इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है, जो कि छोटे बच्चों में इम्यूनिटी देने का काम करता है। पहले ज़माना में था कि भैया माँ का स्टार्टिंग का दूध ज़मीन में गाड़ दो, बच्चों को मत पिलाओ, अच्छा नहीं होता है, कचड़ा होता है, कीटाणु होता है, लेकिन नहीं, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है, बहुत अच्छा होता है, एंटीबॉडी होता है, जिससे बच्चे को बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है ना, अच्छा होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इसमें से इम्यूनिटी का टाइप कौन सा नहीं है? इन्नेट इम्यूनिटी, हाँ होता है जो कि हमें जेनेटिकली मिले। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये भी होता है जो कि हमें ड्यूरिंग लाइफ स्पान मिले। पैसिव इम्यूनिटी, हाँ ये भी होता है जहाँ पर बना बनाया एंटीबॉडी डाल दे। हार्मोनल इम्यूनिटी, ऐसा कुछ नहीं होता, हार्मोनल इम्यूनिटी नहीं आता है, नॉट अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी, यानी हार्मोनल इम्यूनिटी नाम का कुछ चीज नहीं होता है। चलो नेक्स्ट है विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज द फर्स्ट टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इन्फेक्शन, कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो सबसे पहले प्रोड्यूस होता है इन्फेक्शन के दौरान? तो अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो सबसे पहले कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन? एलर्जी नहीं भाई, इन्फेक्शन, सब लोग आंसर करो। कोई भी होगा, सबसे पहले आईजीएम, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, वेरी गुड आंसर। जिनका भी सी आ रहा है बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। मैंने इसका ट्रिक भी बताया था, अरे सबसे पहले आपको कोई भी दिक्कत होगा तो कौन है आपके लिए? मिथिलेश कुमार, M4 मिथिलेश, M4 इम्यूनोग्लोबुलिन एम। आपका एलर्जिक रिस्पॉन्स में आईजीई होता है, ठीक है, हाँ। चलो नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड्स, पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है? क्या लॉन्ग, पैसिव इम्यूनिटी में बना बनाया एंटीबॉडी आपके बॉडी में डाल देते हैं, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है, वो शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म नो। इमीडिएट बट शॉर्ट टर्म यस, इमीडिएट तुरंत हेल्प करता है लेकिन शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन देता है, शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन देने का काम करता है पैसिव इम्यूनिटी। विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिएक्शन, इसमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व है? तो मैंने बताया एलर्जिक में इम्यूनोग्लोबुलिन ई, एलर्जिक में इम्यूनोग्लोबुलिन ई, है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है विच इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस प्लासेंटा, जो कि बच्चों को पैसिव इम्यूनिटी देने का काम करता है फीटस को। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है? प्लासेंटा क्या होता है सर? तो माँ का गर्भाशय है, गर्भाशय में जो बच्चा का थैली है जिसके अंदर छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा होता है, वो प्लासेंटा कहलाता है। उसको क्रॉस करने वाला कौन सा होता है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ध्यान रखना। नहीं, माँ से फीटस में आएगा दूध के माध्यम से, तो वो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए, वो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए।
लेकिन जो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है वो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ठीक है। व्हाट कैन पॉल्यूटेड वाटर लीड टू, गंदा पानी, बताओ गंदा पानी पीने से क्या होगा। व्हाट कैन पॉल्यूटेड वाटर लीड टू, अगर आप गंदा पानी पियोगे, पॉल्यूटेड वाटर पियोगे तो क्या होगा, हेडेक, डायरिया एंड कॉलरा, फटीगनेस, हेयर लॉस। तो मेनली आपका हो जाएगा यहाँ पर डायरिया और कोलेरा, क्योंकि वाटर बॉर्न डिजीजेस, गंदा पानी पीने से होने वाला बीमारी को वाटर बॉर्न डिजीज कहते हैं, और उसका एग्जाम्पल है डायरिया और कोलेरा। नेक्स्ट है व्हाट काउजेज वाटर बॉर्न डिजीज। देखो वाटर बॉर्न डिजीज किससे होता है, पुअर न्यूट्रिशन, वाटर बॉर्न यानी गंदा पानी, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्प्रेड बाय वाटर, यस, जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव जो कि वाटर के द्वारा होते हैं, वो आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है व्हाट काउजेज अमीबियासिस, अमीबियासिस कौन करता है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या फंगस। व्हाट काउजेज, बताओ अमीबियासिस, अमीबियासिस कौन कॉज करता है, तो अमीबियासिस कॉज करता है पैरासाइट का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ बेसिलरी डिसेंट्री, डिसेंट्री यानी पेचिस है ना, मतलब पतला पैखाना होता है, उसके साथ साथ खून भी आता है, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, जी मतलता है, फीवर वगैरह आता है, तो इसका सिम्टम बताओ। तो बेसिलरी डिसेंट्री में क्या होता है, स्टोमक क्रेम्स, हाँ पेट में दर्द, नोजिया यानी जी मतलना, फीवर, यस ये होता है। ज्वाइंट से संबंधित समस्या है नहीं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यहाँ होता नहीं है, चेस्ट पेन यहाँ होता नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अच्छा सर अदर ऑप्शन बता दीजिए, ज्वाइंट पेन वगैरह तो आपको अर्थराइटिस वगैरह में देखने को मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आस्थमा में मिलेगा, चेस्ट पेन एंजाइना में मिलेगा, ये सब सेकेंड ईयर में पढ़ना है। व्हाट काउजेस कोलेरा, कोलेरा का यहाँ पॉजिटिव एजेंट क्या है, कोलेरा का पॉजिटिव एजेंट, कोलेरा मतलब हैजा, साल्मोनेला बैक्टीरिया नहीं, साल्मोनेला टाइफी तो टाइफॉइड करता है, विब्रियो कोलेरी, यस विब्रियो कोलेरी नाम का बैक्टीरिया कॉज करता है आपका कोलेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, इसमें से एयर पॉल्यूशन का कारण कौन है, क्लीन एनर्जी, हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर, फ्रेश एयर या क्लियर स्काइज। बताओ कौन सा एयर पॉल्यूशन का मेन कारक है, तो हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर, एयर में अगर हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें रहने लग जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो आपका एयर पॉल्यूशन कॉज करता है। व्हाट इज ए सीवेज, सीवेज मतलब होता है नाला, सीवेज का हिंदी होता है नाला। क्लियर वाटर फ्रॉम रिवर, रिवर से जो साफ पानी आता है, नो ये तो नहीं होगा। डर्टी वाटर फ्रॉम टॉयलेट, यस टॉयलेट, किचन, फैक्ट्री वगैरह से जो गंदा पानी आता है वो आपका होता है सीवेज नाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस रिलेटेड टू, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल यानी मेंटल एक्टिविटी, मानसिक एक्टिविटी को से रिलेटेड होता है। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जैसे नार्कोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, है ना, ये सब है ना, मेंटल एक्टिविटी, वेरी गुड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है, कोलेस्ट्रम में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। अरे भाई प्लासेंटा को कौन सा क्रॉस कर सकता है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी। सबसे पहले कौन खड़ा होता है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इन्फेक्शन के टाइम पर। चलो तो फाइनली आप सभी लोग का सोशल फार्मेसी का टॉप 100 एमसीक्यू का पार्ट 4 लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट होता है। एक क्लास और चलेगी और सोशल फार्मेसी के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। कैसा रहा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा एंड सारे बच्चे कंफर्म करिएगा क्या ऑडियो वीडियो सब कुछ सही चल रहा है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है, ओके।